सभी को नमस्कार, अभिवादन द रियल लेक्चर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। हमने इससे पहले आर्टिकल्स में शतक का आंकड़ा छुआ है। कहने का मतलब हमने 100 आर्टिकल्स अब तक पढ़े हैं, उनका विस्तृत विवरण एक अध्ययन किया है। आज हम उससे आगे की जो यात्रा है उसको प्रारंभ करने वाले हैं, अर्थात आज हम 101 आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। 101 आर्टिकल में अर्थात भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 101 है वो क्या कहता है, उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या प्रावधान दिए हुए हैं संवैधानिक रूप से। समझ में आ गया आपको? तो आर्टिकल 101 जो है वो कहता है स्थानों का रिक्त होना। आप कहोगे किसके स्थानों का रिक्त होना? तो ऊपर हेडिंग डली हुई है संसदीय प्रक्रिया, तो जाहिर तौर पर आपको समझ लेनी चाहिए बात कि संसद के जो सदस्य हैं अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमपीज़ हैं, उनके स्थान रिक्त होना, कैसे उनके स्थान रिक्त होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो उसको एक जगह की सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर विधायकी का चुनाव भी उसने साथ बाद में वो लड़ता है तो उसको कौन सी सीट खाली करनी पड़ेगी, क्या प्रावधान है, मतलब कौन सा स्थान, अर्थात राज्य विधानमंडल के संदर्भ में और संसद के संदर्भ में। लेकिन हमारा जो मेन फोकस यहाँ पर है वो फोकस है कि संसद के संदर्भ में स्थानों का रिक्त होना। ठीक है, देखिए कैसे कैसे स्थानों की रिक्ति के बारे में बताया हुआ है। पहली बात लिखी हुई है, मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसने चुनाव लड़ा, उसने चुनाव लोकसभा का लड़ा और वो पहले से राज्यसभा का भी सदस्य है। अब जब उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो अब वो लोकसभा का भी सदस्य बन गया और राज्यसभा का सदस्य तो पहले से। या फिर ऐसे हो सकता है कि पहले से ही वो लोकसभा का सदस्य है और उसने राज्यसभा का चुनाव लड़ा हो और वो राज्यसभा का चुनाव भी जीत गया हो। कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्यता उसके पास में है। तो इस स्थिति में कौन सी सीट उसे खाली करनी पड़ेगी, क्या होगा, क्या प्रावधान है? अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्यता किसी सदस्य ने हासिल की हुई है तो उस कंडीशन में 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर उसकी राज्यसभा की सदस्यता जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। केवल लोकसभा की सदस्यता उसकी बचेगी। इस संवैधानिक रूप से प्रावधान है कि अगर कोई सदस्य राज्यसभा का भी सदस्य है, लोकसभा का भी है, तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको राज्यसभा की जो सदस्यता है उसकी वो समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब एक पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट देखिए आप क्या लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य पहले से एक सदन का सदस्य है और फिर वो दूसरे सदन का सदस्य बन गया बाद में, हो सकता है पहले से राज्यसभा का सदस्य हो, बाद में उसने लोकसभा की सदस्यता हासिल कर ली हो चुनाव लड़ करके, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो पहले की जो सदस्यता है अर्थात जो पहले जिस सदन से वो मेंबर है उस सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कैसे? मान के चलो एक मेंबर पहले से राज्यसभा का सदस्य है और बाद में जब लोकसभा चुनाव आए तो उसका मन हुआ कि मुझे लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहिए, उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो जीत गया, तो पहले वाले सदन की उसकी सदस्यता जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। पहले वाला सदन कौन सा? पहले वाला सदन अर्थात उसकी पहले राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर वो पहले लोकसभा का होता तो लोकसभा की हो जाती। ठीक है, अब देखिए लोकसभा की 2 सीटों पर अगर चुनाव लड़ा हो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको नरेंद्र मोदी वाला मैं आपको देना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 का जब इलेक्शन हुआ था उसमें 2 सीटों से चुनाव लड़ा। एक गुजरात की वडोदरा सीट से उसने चुनाव लड़ा और एक उन्होंने उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से, काशी से उन्होंने चुनाव लड़ा। और लोकप्रियता उनकी देखिए, दोनों ही सीटों से वो चुनाव जीत गए। अर्थात अब एमपी वो उस समय वो एमपी वहाँ से भी हैं वडोदरा सीट से और साथ साथ वाराणसी से भी है। लेकिन ऐसा कैसे चले? तो संवैधानिक रूप से प्रावधान किया हुआ है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको 10 दिन के अंदर अंदर, इन 10 दिनों के अंदर अंदर उन्हें किसी एक सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अब वो जिद पे अड़ जाएं कि मैं दोनों सीटों पर रहना चाहूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक सीट से इस्तीफा नहीं दिया तो क्या होगा, उस स्थिति में दोनों सीटों की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाएगी, दोनों सीटों के स्थान उनके लिए रिक्त हो जाएंगे। समझ गए आप बात? ठीक है, तो आप एक बात क्लियर हुई, आपको याद आना चाहिए 2014 का लोकसभा का चुनाव जिसमें नरेंद्र मोदी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा।
एक गुजरात की वडोदरा सीट से और एक उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से। वो दोनों ही सीटों से जीत गए। दोनों सीटों से जीतने के बाद में अब उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर किसी एक सीट से इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है। अगर वो 10 दिन में किसी एक सीट से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो उनकी दोनों ही सीटों की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा दोनों सीटों के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे की बात। कोई सांसद है लोकसभा से और साथ साथ उसने विधानसभा से भी चुनाव लड़ा बाद में। भाई पहले से लोकसभा का सांसद है और बाद में किसी राज्य में इलेक्शन हुए और पार्टी ने उनको विधानसभा के चुनाव में भी उतार दिया, अर्थात पहले से उनके पास लोकसभा की सदस्यता है और बाद में वो विधानसभा के सदस्य भी बन गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 14 दिन के अंदर अंदर उन्हें जो संसद की जो सीट है, संसद वाली जो सीट है लोकसभा की सीट, उससे उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। अर्थात उनकी जो विधानसभा की जो सीट है वो उन पर बरकरार रहेंगे, लोकसभा की सीट से उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ऐसा का एग्जाम्पल आपको याद करना चाहिए, बालकनाथ योगी, अभी राजस्थान में इलेक्शन हुए कुछ टाइम पहले, तो वो पहले अलवर से लोकसभा सांसद थे और उन्होंने बाद में क्या किया, राजस्थान में जब इलेक्शन हुए विधानसभा के तो राजस्थान की अलवर ज़िले की ही तिजारा विधानसभा सीट से उन्हें इलेक्शन लड़ाया गया और वो जीत भी गए उस इलेक्शन को। अब बालकनाथ को 14 दिन के अंदर अंदर अपनी लोकसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी, तभी वो विधानसभा की सीट को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, दो बातें, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे देखिए, आगे अगर कोई सांसद है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पहले से, या तो वो राष्ट्रपति बन जाता है या फिर हो सकता है वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े उपराष्ट्रपति बन जाए, या फिर वो किसी स्टेट का गवर्नर बन जाए। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर गवर्नर बनता है तो उसकी जो संसद की जो सदस्यता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, खुद ही समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दिनों की बाउंडेशन नहीं दी हुई है कि आपको 10 दिनों के अंदर अंदर इसमें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, खुद ब खुद उसकी जो है वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, राष्ट्रपति बने या उपराष्ट्रपति बने या फिर किसी राज्य का राज्यपाल बने हो। इतनी बात क्लियर होगी। लोकसभा सदस्य रहने के साथ साथ अगर विधानसभा सदस्य बन जाता है तो 14 दिन का समय है उसके पास, 14 दिन के अंदर अंदर उसको सीट खाली करनी पड़ेगी लोकसभा वाली। लोकसभा राज्यसभा दोनों से अगर वो है या फिर लोकसभा की ही चुनाव 2 सीटों पर उसने लड़ा है तो ऐसी स्थिति में 10 दिनों की समय सीमा निर्धारित की हुई है। ठीक है, अब देखिए, या फिर ऐसा हो कि न्यायालय ने किसी चुनाव को रद्द कर दिया हो। मान के चलो कोई चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद में उसमें ये पाया गया कि इस चुनाव में कुछ खामियां हैं या इस चुनाव में कुछ भ्रष्टाचार की गतिविधियां हुई हैं। ठीक है, वोटिंग जो है, वोट की खरीद फरोख्त हुई है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा लगे कि न्यायालय को ऐसा लगे कि वो असंवैधानिक है, वो गलत है और न्यायालय उस चुनाव को कैंसिल कर दे, उस चुनाव को रद्द कर दे, तो ऐसी स्थिति में भी जो संसद की जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि न्यायालय ने, ऐसी स्थिति में न्यायालय ने उसको रद्द करार दिया है। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए, एक मान के चलो कोई संसद का सदस्य है, हो सकता है राज्यसभा का सांसद हो सकता है लोकसभा का सांसद हो, और वो लगातार 60 दिनों तक संसद की कार्यवाही में अनुपस्थित है। संसद में उसकी अनुपस्थिति अगर लगातार 60 दिनों तक है, वो भी संबंधित सदन के अध्यक्ष को या सभापति को बिना बताए। ठीक है, अगर वो सदन के अध्यक्ष को बता देता है, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, स्वास्थ्य कारणों से या पारिवारिक कारणों से, कुछ भी कारण हो सकता है, अगर उसने इन्फॉर्म किया हुआ है ऑलरेडी, उसे नोटिस दिया हुआ है छुट्टी के लिए, तो ठीक है। अगर बिना बताए लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है कोई सांसद, तो ऐसी स्थिति में 61वें दिन उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई। आगे देखिए, या फिर कोई सांसद लोकसभा के अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा के सभापति को खुद ही अपना इस्तीफा दे दे। जब अपना इस्तीफा दे देगा तो भी उसका स्थान रिक्त माना जाएगा, अर्थात उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। तो आर्टिकल 101 में आपने ओवरऑल ये जाना, इसमें वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं जिन जिन कारणों से स्थान रिक्त होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे मूव करते हैं, हम कुछ और बातें हम करते हैं। आर्टिकल 102 के बारे में पढ़ते हैं आप। ठीक है, आर्टिकल 102 में क्या कहा हुआ है।
आर्टिकल 102 में सांसदों की अर्थात संसद सदस्यों की निर्हरताओं अर्थात अयोग्यताओं का जिक्र किया हुआ है कि कौन कौन से वो कारण हैं जिसमें संसद के जो सदस्य हैं वो अयोग्य माने जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से कारणों से उनको निर्हर माना जाएगा, उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा, क्या क्या वो कारण हो सकते हैं, उनका जिक्र आर्टिकल 102 में किया हुआ है। पहला कारण देखिए, एक हम जानते हैं जब भी हम किसी योग्यता की बात करते हैं, किन्हीं अर्हताओं की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट याद होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। आपने प्रधानमंत्री पढ़ा, आपने राष्ट्रपति पढ़ा, आपने उपराष्ट्रपति पढ़ा, आपने राज्यपाल के बारे में आपने पढ़ा, जितनी भी चीज़ें पढ़ी, सबसे पहला पॉइंट ये होता है योग्यता में कि वह भारत का नागरिक हो। भारत के इतने बड़े गरिमामयी पद पर हम उसको आसीन करना चाह रहे हैं, उसको बिठाना चाह रहे हैं, तो कम से कम नागरिक तो भारत का होना चाहिए, तभी तो वो भारत के लोगों के हितों की रक्षा कर पाएगा। तो पहली बात, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, अर्थात उसको अयोग्य माना जाएगा अगर उसने भारत की नागरिकता त्याग दी हो। ठीक है, या फिर उसने विदेशी नागरिकता ले ली हो, दोनों ही बात है। क्यों? क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है नहीं अमेरिका की तरह। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, या तो कोई नागरिक भारत का रहेगा या बाहर का ही रहेगा। अगर किसी ने बाहर की नागरिकता ले ली, ब्रिटेन की, जापान की, कनाडा की, कहीं की भी, तो भारत की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो सबसे मोस्ट प्राइम कंडीशन ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो वो संसद का सदस्य भी नहीं रहेगा। अब मान के चलो लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा का कोई सांसद चुना गया, उसने लोकसभा की सदस्यता ले ली, लेकिन बाद में उसने क्या किया, उसने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली। तो जैसे ही उसने विदेशी नागरिकता हासिल की, विदेशी नागरिकता हासिल करने के उपरांत उसकी जो संसद की सदस्यता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगली बात देखिए, लाभ का पद ग्रहण करने पर, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद अगर ग्रहण किया है तो लाभ का पद ग्रहण करने पर भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, या तो राज्य सरकार के अधीन या फिर केंद्र सरकार के अधीन, अर्थात गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात, दिवालिया घोषित हुआ हो, ठीक है, या फिर न्यायालय द्वारा विकर्षित होने पर, विकर्षित अर्थात न्यायालय ने, कोर्ट में उसके ऊपर कोई केस चल रहा हो और कोर्ट ने ये कह दिया हो कि ये चुनाव नहीं लड़ सकता, कोर्ट ने ये लिखित में दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो अयोग्य माना जाएगा। या फिर संसद ने जो जो कारण निर्धारित किए हुए हैं अयोग्यता के, वो सभी कारण, और वो सभी कारण मेनली जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में उनको बताया हुआ है, उनको डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 103 को। आर्टिकल 103, ये थोड़ा सा फेड हो रहा है कलर, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आर्टिकल 103 में लिखा हुआ है सांसदों की अयोग्यताओं का निर्णय करना, कि कोई सांसद अयोग्य है, उसका निर्णय कौन करेगा कि अयोग्य है। अपने आप में तो सब लोग योग्य हैं, और भारत में तो खासकर, भारत में सब लोग योग्य हैं, कोई अपने आप को अयोग्य नहीं ठहराता, कोई अपनी गलती नहीं बताता। हम दूसरे में कमी छाटते हैं लेकिन खुद की कमी को उजागर कोई नहीं करना चाहता। तो कोई सांसद, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, वो अयोग्य है, इस बात का निर्णय कौन करेगा? इस बात का निर्णय राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ भी खास बात आपको याद रखनी पड़ेगी, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करेगा। चुनाव आयोग से परामर्श करके राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा, ये निर्णय देगा कि ये सदस्य अयोग्य है, ये सदस्य योग्य है। लेकिन आपको एग्जामिनर एक अटकाने वाला प्रश्न यहाँ देगा कि अगर दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य पाया गया तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो यहाँ आप आंखें बंद करके राष्ट्रपति के ऊपर टिक नहीं करोगे, यहाँ याद रखोगे अगर दल बदल के आधार पर किसी संसद सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है तो इस बात का निर्णय संबंधित सदन का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा स्पीकर, अगर राज्यसभा का सदस्य वो है तो राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति उस बात का निर्णय करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में राष्ट्रपति निर्णय करेगा अयोग्यताओं का, लेकिन दल बदल के आधार पर अगर कोई दल बदलू है, ठीक है, दल बदल के आधार पर किसी को अयोग्य ठहराना है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष जो हैं वो उसको अयोग्य ठहराएंगे, अयोग्य उसको घोषित किया जाएगा उसको। अगली बात देखिए, आर्टिकल 104, आर्टिकल 104 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 104 ये कहता है कि अगर कोई संसद सदस्य अयोग्य पाया गया, अयोग्य पाए जाने के बाद में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई करने के बाद में भी वो संसद की कार्रवाई में भाग ले रहा है,
उसको अयोग्य करार दे दिया, चाहे राष्ट्रपति ने दिया हो, चाहे दल बदल के आधार पर किसी संबंधित सदन के अध्यक्ष ने दिया हो, अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी अगर वो संसद की कार्रवाई में भाग ले रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन उसको 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। मान के चलो कोई सांसद है किसी भी लोकसभा क्षेत्र से या राज्यसभा क्षेत्र से, उसको अयोग्य ठहरा दिया और उसने 10 दिन तक लगातार संसद की कार्रवाई में भाग लिया, तो 10 दिन तक भाग लिया तो एक दिन का 500 है, 10 दिन का, अर्थात उसको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। कहने का मतलब अयोग्य सांसदों को, जिनको अधिकार नहीं है संसद की कार्रवाई में भाग लेने का, फिर भी वो भाग ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माने का प्रावधान किया हुआ है।